हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हम लोग ताम्रपाषाण युग के बारे में पढ़ रहे थे। वो इस वीडियो का पार्ट 1 था। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कह रहा कि मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएँ यह सूचित करती हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि से दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। तो वहाँ देखिए, धार्मिक प्रतीक क्या था? सांड था, ठीक। और उनके बीच में असमानता शुरू हो गई थी। कैसे पता चला? उनके रहने सहने के यानी बस्ती के ढांचों से और शव संस्कार से। इसको आगे हम लोग समझते हैं। आगे कह रहा है उसी के बारे में कि पाई गई जोरवे बस्तियों में एक तरह का निवासगत अधिक्रम यानी ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियां तो 20 हेक्टेयर तक की बड़ी बड़ी हैं, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी हैं। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था। तो देखिए, यहाँ से सामाजिक असमानता का पता चल रहा है। कैसे? जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी बस्तियाँ बड़ी यानी 20 हेक्टेयर तक की थी, और जो छोटे वर्ग के लोग थे उनकी बस्तियाँ 5 हेक्टेयर उससे कम थी। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो निम्न वर्ग के लोगों पर दबदबा रखते थे। ये सब कहाँ मिली है? जोरवे की बस्तियाँ। याद रखिएगा, जो जोरवे सभ्यता थी यानी जो जोरवे संस्कृति है उसकी बस्तियाँ। आगे समझते हैं। लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे। तो देखिए, जो बड़ी बस्ती थी या छोटी बस्ती थी, दोनों में अब एक और असमानता ये था कि जो वहाँ पे सरदार रहते थे वो आयताकार मकान में रहते थे, सरदार और उनके नातेदार। और गोल झोपड़ियों में रहने वाले पर प्रभुत्व रखते थे, यानी गोल झोपड़ी में जो रहते थे उन पर प्रभुत्व रखते थे। कौन? आयताकार वाले। यानी गोल झोपड़ी में जो रहते थे वो कैसे होंगे? निम्न वर्ग के रहते होंगे। फिर कह रहा कि इनाम गांव में शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। अब देखिए, इनाम गांव के बारे में क्या कह रहा है कि वहाँ पे जो शिल्पी या पंसारी यानी जो कर्मचारी लोग रहते थे वो कैसे रहते थे? पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार क्या था? केंद्र में रहता था। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र ही हैं। यानी देखिए, जो उच्च वर्ग के बच्चे थे उनके गलों में क्या था? तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया था, जबकि जो निम्न वर्ग के बच्चे थे उनके साथ सामान के रूप में केवल कुछ बर्तन मात्र ही दफनाए गए थे। फिर आगे कह रहा है कि इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए। तो देखिए, जितने भी शव मिले हैं यानी जितने भी वहाँ शव मिले हैं वो सब अलग अलग ढंग से दफनाए जाते थे। इनाम गांव में देखिए, एक शव जो मिला है वो क्या है? एक आदमी मृदभांड और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कायथा के एक घर में 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग से कुल्हाड़ी पाई गई है। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन, ये 2 नाम याद रखिएगा, ये क्या है? कीमती पत्थर हैं उस समय के। तो इनकी क्या है? इनकी गोलियों का हार पात्रों में जमा पाए गए, मतलब किसी पात्र में जमा करके दफनाया गया था। आगे समझते हैं। कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तो जिनके पास भी ये वस्तुएं थी वो धनी थे। तिथि क्रमिक दृष्टि से गणेश्वर, ये भी एक स्थल है, याद रखिएगा। गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। यह राजस्थान में खेतरी ताम्रपट्टी, ये एक जगह है खेतरी
ताम्रपट्टी। तो खेतरी ताम्रपट्टी जो कि सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं, क्या क्या है, तीर के नोक हैं, बरछे के फल हैं, बंसियाँ, स्लेट, कंगन, छन्नी आदि ये सब मिली है। कहाँ पे मिली है? गाड़ेश्वर स्थल। ये कहाँ पे पड़ता है? सीकर झुंझुन क्षेत्र, जो कि तांबे का समृद्ध खान है। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि इनमें से कुछ की आकृतियाँ सिंधु स्थलों में मिली वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पकी मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। मतलब जो गाड़ेश्वर स्थल में कुछ मिले हैं सामान, वो सिंधु टाइप से मैच खाते हैं। आगे समझते हैं। कह रहा है कि इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार, जिनको माइक्रोलिथ कहते हैं, मिले हैं, जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है। यहाँ गैरिक मृदभांड भी पाया गया है। यह लाल अनुलंबित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में है। तो देखिए यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे पत्थर मिले हैं। छोटे छोटे पत्थर के औजार को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक हैं। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं मिले हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से मैच खाती है। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण संस्कृति से ये मिलता जुलता स्थल है। कौन सा? गाड़ेश्वर स्थल। आगे समझते हैं। कह रहा चूँकि गाड़ेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, मतलब गाड़ेश्वर संस्कृति को 2800 से 2200 के ईसा पूर्व माना जाता है, इसलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। अब देखिए इस बात को समझिए। हड़प्पा संस्कृति का काल क्या माना जाता है? लगभग माना जाता है 2500 के आसपास, इससे कुछ ज़्यादा कुछ कम। तो अब देखिए 2500 से अगर देखा जाए तो 2800 पहले पड़ जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि गाड़ेश्वर की कुछ वस्तुएं हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की हैं। फिर कह रहा है कि गाड़ेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गाड़ेश्वर के लोग क्या करते थे? हड़प्पा वाले को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। फिर कह रहा है कि पर उससे उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया। कौन से? गाड़ेश्वर लोग हड़प्पा से कुछ खास तत्व नहीं लिए। फिर कह रहा है कि गाड़ेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। अंशतः मतलब कि कुछ जो है वो कृषि पे जीवित थे और ज़्यादातर मुख्यतः वो शिकारजीवी थे। मतलब कुछ खेती करते थे लेकिन ज़्यादातर वो शिकार से जीवित रहते थे। आगे समझते हैं। कह रहा है कि यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अब देखिए कहने का अर्थ यह है कि जो गाड़ेश्वर संस्कृति के लोग थे वो तांबे की वस्तुएं बनाना उनका मुख्य कार्य था, लेकिन वे ऐसे नगरीय तत्व कैसे, जैसे बाढ़ सिंचित मैदान में। बाढ़ सिंचित मैदान का मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ साल भर में बाढ़ आता हो और बाढ़ के साथ खाद मिट्टी अपने साथ ले आता हो बाढ़, और वहाँ की ज़मीन कैसी हो जाए? उपज हो जाए। तो बाढ़ सिंचित मैदान की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। तो जैसे ये हड़प्पाई अर्थव्यवस्था है, इस तरह से नगरीय व्यवस्था गाड़ेश्वर संस्कृति के लोग नहीं डेवलप कर पाए थे। लेकिन जो हड़प्पाई लोग थे वो कृषि पे डिपेंडेंस थे, यानी उपज ज़मीन पे वो आश्रित थे। उनकी अर्थव्यवस्था उसी से अच्छी खासी चलती थी और वो नगरीय तत्वों को डेवलप कर पाए थे। मतलब शहरी तरीके से लोगों की तरह रहना सहना उनका हो गया था। तो इस तरह से गाड़ेश्वर संस्कृति के लोग डेवलप नहीं हो पाए थे। तो आगे क्या कह रहा? अतः गाड़ेश्वर की पुरा वस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्रनिधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो गाड़ेश्वर पुरा स्थल से सामान मिला है उसको हम पूरी तरीके से ताम्रपाषाण संस्कृति में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ वस्तुएं जो मिली है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मैच खाती है और कुछ ताम्रपाषाण की संस्कृति से मैच खाती है। तो इसको पूरी तरीके से हम ताम्रपाषाण संस्कृति में नहीं रख सकते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है समझते हैं। आगे कह रहा है कि इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गाड़ेश्वर संस्कृति को प्राग हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। अब देखिए प्राग हड़प्पाई का मतलब क्या हो गया कि हड़प्पा संस्कृति जब स्टार्ट होने वाला था, मतलब जस्ट हड़प्पा सभ्यता से एकदम पहले का स्टार्टिंग टाइम पीरियड का बात कर रहा। और उसके बाद ताम्रपाषाण संस्कृति, मतलब इनके बीच में। कहने का मतलब देखिए जो गाड़ेश्वर संस्कृति है इनको रखा गया है हड़प्पा और ताम्रपाषाण के बीच में,
यानी ताम्रपाषाण का जब अंत होते होते हड़प्पा स्टार्टिंग हो रहा था, उस समय बीच में क्या रखा जाता है, गणेश्वर संस्कृति को रखा जाता है। तो इसी तरह से ना तो पूरा ये ताम्रपाषाण संस्कृति में है और ना ही पूरी तरह से हड़प्पाई संस्कृति में है, इसीलिए इसको प्राग हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है। फिर कह रहा है जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई है, मतलब जस्ट इसके बाद अब क्या है, हड़प्पाई संस्कृति स्टार्ट होना शुरू हो गया था। तो कह सकते हैं कि ये एक तरीके से इन दोनों के बीच में दीवार की तरह काम कर रहा है। किसके किसके बीच में, ताम्रपाषाण और हड़प्पा संस्कृति के बीच में। आगे समझते हैं। कह रहा है कि तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएँ हैं। कुछ प्राग हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर हैं। अब देखिए जो ताम्रपाषाण में बस्तियां मिली हैं वो मिली जुली हैं, किस टाइप की हैं, कुछ पराग हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के हैं और कुछ हड़प्पोत्तर हैं। मतलब कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के जस्ट पहले की हैं और कुछ हड़प्पा संस्कृति के जस्ट बाद के हैं। हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा संस्कृति के जस्ट बाद का समय। पराग हड़प्पीय का मतलब हड़प्पा संस्कृति से कुछ जस्ट पहले के, और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति के समकालीन भी थी कुछ। तो तीनों तरह से मिली जुली बस्तियां मिली है कहाँ पे, ताम्रपाषाण की कुछ जो बस्तियां हैं। फिर आगे समझते हैं। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राग हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए प्राग हड़प्पीय का मतलब क्या है कि हड़प्पा संस्कृति से जस्ट पहले का समय। तो हड़प्पा संस्कृति के जस्ट पहले के समय को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके, ताकि जो पूरी तरह से सिंधु सभ्यता थी उससे इसको अलग किया जा सके। किसको, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति को। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा कि इस तरह राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा की बनवाली को प्राग हड़प्पीय अवस्था स्पष्टता ताम्रपाषाणिक है। तो वहाँ का जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसे थे, ताम्रपाषाणिक थी। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि यही बात पाकिस्तान के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल के बारे में भी है। इसी तरह से पाकिस्तान में जो कोटदीजी स्थल है वो भी इसी टाइप का है। किस टाइप का है, ताम्रपाषाणिक है। फिर आगे समझते हैं। कह रहा है कि प्राग हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृतियाँ की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती हैं। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो पराग हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ ये भी कहाँ पे, उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में पाई जाती हैं। आगे कह रहा है कि एक उदाहरण है कैथा। ये कैथा एक स्थान है जो एमपी में पड़ता है। कैथा संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ मतलब छोटा, कनिष्ठ समकालीन है, यानी कुछ समकालीन है उसके, किसके, हड़प्पा संस्कृति के। इसके मृदभांडों में कुछ पराग हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। यानी देखिए जो कैथा है एमपी में पड़ता है, कैथा मध्य प्रदेश में है, वो कब से कब तक का है, 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक की है। तो ये कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है, यानी कुछ समकालीन है। फिर कह रहा है कि इसके मृदभांडों में कुछ पराग हड़प्पीय और साथ ही हड़प्पा प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है इस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, जो कैथा में पाया गया, इस क्षेत्र में हड़प्पाई ताम्रपाषाणीय संस्कृतियां हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से प्रभावित हैं। यानी जो कैथा में स्थान मिला है, मध्य प्रदेश के कैथा में जो स्थान मिला है वो हड़प्पा संस्कृति की नगरोत्तर अवस्था से भी प्रभावित थी। आगे समझते हैं। कह रहा कि कई अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियां परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं हैं। कहने का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ मिली हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति के बाद की हैं, लेकिन फिर भी वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं हैं। जबकि ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ क्या थी, हड़प्पा संस्कृति से पहले की थी। तो बाद में जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी उसमें हड़प्पा संस्कृति दिखनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ स्थान पे। जैसे उदाहरण के तौर पे क्या बता रहा कि नौदा टोली, ईरण और नगदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व है। तो ये हड़प्पा संस्कृति के बाद का हुआ, हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। हड़प्पा संस्कृति कब से था, 2500 के आसपास में था। तो अब देखिए 1700-1200 ये इसके बाद का टाइम है, लेकिन फिर भी उसमें हड़प्पा संस्कृति दिखाई नहीं देती, तो उसको हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना गया।
फिर कह रहा है कि जोरवे संस्कृति कब से कब तक 1400 से 700 ईसा पूर्व की है, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़े सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है। उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि जोरवे संस्कृति भी इसी तरह से थी, हड़प्पा संस्कृति से अलग थी। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। आगे समझते हैं। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद, मतलब नवपाषाण युग के बाद क्या था, ताम्रपाषाण युग। तो वहाँ पे लगातार ताम्रपाषाण युग ही चलता रहा है, यानी वहाँ भी हड़प्पा संस्कृति नहीं देखा गया। कहाँ? दक्षिण भारत में। फिर कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियाँ भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। मतलब विंध्य क्षेत्र में जो बस्तियाँ थीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो ताम्रपाषाण बस्तियाँ थी वो भी हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं रखती थी। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राग हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता का उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हड़प्पा की नगर सभ्यता थी उनका विकास कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कहाँ की? सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान की थी। उनमें ही जो कृषि समुदाय के लोग थे वो आगे प्रसार करके क्या किए? हड़प्पा नगर की सभ्यता के लिए अनुकूल अवसर बनाए। आगे समझते हैं। फिर कह रहे हैं कि इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम आता है। मतलब यहाँ के भी कृषि समुदाय के लोग आगे चल के हड़प्पा संस्कृति का निर्माण करते हैं। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाद वाले मैदानों की ओर बढ़े, कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। देखिए हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो वही ये कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जो ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय थे वही आगे चल के क्या किए? सिंध के बाद वाले मैदान की ओर बढ़े और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किए और नगरों की स्थापना में सफल हुए। फिर आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व आते जाते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृतभांड का बनना ऐतिहासिक काल में ईसा पूर्व की दूसरी सदी तक जारी रहा। देखिए इसका मतलब समझिए। देखिए कहने का अर्थ ये है कि भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में जो ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ थी वो 1200 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व आते जाते क्या हो गई? लुप्त हो गई। लेकिन केवल जोरवे के बारे में ये कह रहा है कि उसकी संस्कृतियाँ 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर कह रहा है कि फिर भी देश के कई भागों में जो ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृतभांड थे इनका बनना ऐतिहासिक काल के ईसा पूर्व की दूसरी सदी तक जारी रहा। ऐतिहासिक काल मतलब देखिए क्या होता है कि जो हमारा ताम्रपाषाण युग है वहाँ तक क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल है। उसके बाद आ जाता है सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल में। उसके बाद शुरू हो जाता है ऐतिहासिक काल। तो कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी ईसा पूर्व की दूसरी सदी तक क्या हुआ कि काले व लाल मृतभांड का बनना जारी रहा। आगे समझते हैं। फिर देखिए आगे समझते कह रहा है कि परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। देखिए इसका अर्थ समझिए। ये कह रहा है कि जो भारत के मध्य और पश्चिमी भाग है वहाँ पे जो आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति था तथा उनके ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का अंतर रहा होगा। फिर कह रहा पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कारण लगभग 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है। कहाँ की बात कर रहा है? ये पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर रहा है कि वहाँ पे जो ताम्रपाषाण बस्तियाँ थी उनके लुप्त होने का कारण क्या है कि 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा में कमी हो गई। तो कमी के कारण क्या हुआ? वहाँ पे वो लोग लुप्त हो गए। उसके बाद समझिए। उसके बाद कह रहा है कि पर मध्य गंगा के क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रही। क्यों चलती रही? क्योंकि वहाँ पानी की कमी नहीं थी। नदियाँ थी, गंगा नदी थी और पश्चिम बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी थी। तो वहाँ के लोग लुप्त नहीं हुए, वहाँ पे बस्तियां चलती रही। फिर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहाँ सूखे मौसम में जमीन गोड़ना कठिन था।
किसकी बात कर रहा है? पश्चिमी भारत की बात कर रहा है। पश्चिमी भारत में जो ताम्र पसार युगीन लोग थे वे कैसी मिट्टी में रहते थे? ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहाँ पे सूखे मौसम में क्या होता था कि गोड़ना बहुत कठिन होता था। फिर आगे कह रहा, अतः वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सके, क्योंकि वहां के लोग क्या करते थे, एक डंडे से जमीन खोदते थे, उससे वो लोग क्या है उस चिकनी काली मिट्टी को खोद नहीं पाते थे। कब? शुष्क मौसम में, क्योंकि वो टाइट हो जाता था मिट्टी तो उसको खोदना कठिन होता था, इस वजह से वो लोग टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खासकर खासकर पूर्वी भारत में ताम्र पसार अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहार बना दिया। देखिए पूर्वी भारत के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो लोग लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे और ताम्र पसार अवस्था के बाद तुरंत किसी व्यवधान के वो लोग लौह अवस्था में आ धमकी यानी लोहा का यूज करना सीख गए थे, जैसे वैदिक काल वाले लोग थे, और क्या हो गए, पूरा खेतिहार बन गए। फिर कह रहा है कि यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्र पसार संस्कृतियों पर भी लागू होता है। यानी मध्य गंगा के मैदान में जो ताम्र पसार संस्कृति लोग थे वो लोग भी लौह युग में चले गए थे कि बिना किसी व्यवधान के। इसी तरह दक्षिण भारत के कई स्थलों पर ताम्र पसार संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति के रूप ले लिया, महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। कहाँ की बात कर रहा है? दक्षिण भारत के भी बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे भी जो ताम्र पसार संस्कृति वो लोग भी लोहे के इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। तो दोस्तों इस वीडियो में ताम्र पसार के बारे में इतना ही। आगे हम लोग ताम्र पसार अवस्था का महत्व समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।